नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का सुबह सुबह बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में खबरें। यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी 10 दिन में 4 बार यूपी आएंगे। आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। यूपी सरकार का दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो पश्चिमी यूपी के मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। शाहजहांपुर के बाद पीएम मोदी 21 को प्रयागराज, 23 को वाराणसी और 28 को कानपुर जाएंगे। पंजाब में आखिरकार बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान किया गया। दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही हैं। इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि 101% तय है कि हम जीतेंगे। कर्नाटक विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक के रेप रोक नहीं सकते तो इसे एंजॉय करे वाले बयान पर हंगामा होने के बाद विधायक ने माफी मांग ली है। कांग्रेस नेता रमेश कुमार के इस बयान को लेकर बीजेपी ने प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया कि यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका क्यों चुप हैं। वहीं बाद में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस विधायक के बयान की निंदा की है। देश में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के इस वेरिएंट के अब तक 111 केस मिल चुके हैं। गाजियाबाद में मुंबई से आए बुजुर्ग दंपति में ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिला है। वहीं मुंबई में इस वेरिएंट के 8 नए केस मिले हैं। ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। देश में कुल 111 में से 40 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। कोरोना की वैक्सीन कोवैक्स को WHO की मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। WHO से मंजूरी मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाले ने खुशी जताई है और वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी पीएम मोदी की एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली लखनऊ में होगी और यूपी में चुनाव के पहले अब तक की ये सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी ने इस रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। रैली की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। राहुल और प्रियंका आज अमेठी के दौरे पर हैं। दोनों केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर से हारी माऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा खत्म होने पर वो चौपाल लगाकर लोगों से बात भी करेंगे। बता दें कि राहुल अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं और 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था। अखिलेश यादव का समाजवादी विजय रथ शुक्रवार को रायबरेली पहुंचा, जहां उनकी रैली और रोड शो में भारी भीड़ दिखी। रायबरेली में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ जिल्लत और किल्लत दी है। वहीं अखिलेश ने साफ किया कि रायबरेली और अमेठी में वो कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। चढ़ूनी आज चंडीगढ़ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी पंजाब के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि खुद चढ़ूनी के चुनाव लड़ने की संभावना कम है। पटियाला में कांग्रेस के 22 पार्षद कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सभी नेता कैप्टन अमरिंदर की बेटी बीबा जय इंदर कौर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि अमरिंदर दिल्ली में थे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान की गई है। पूछताछ के बाद कुछ और लोगों की धरपकड़ के लिए दिल्ली एनसीआर में दबिश चल रही है। दिल्ली पुलिस टेरर समेत तमाम एंगल पर जांच कर रही है। कोर्ट के अंदर ये धमाके 9 दिसंबर की सुबह हुए थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेचने और पीने वालों पर कार्रवाई में तेजी आई है। इस बीच शराब माफिया के शमशान में शराब छिपाने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में शमशान घाट में 10 लाख की शराब जब्त की गई। यहाँ शराब के कार्टन उन कपड़ों से ढककर रखे गए थे जिनमें शव ढके जाते हैं। शमशान से 72 कार्टन में 640 लीटर शराब बरामद की गई। दिल्ली के शालीमार बाग में झपटमारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। वो स्कूटी में पीछे बैठा था। उसने लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान लड़की ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन स्कूटी नहीं रुकी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली है।
यूके में कोरोना फिर से बेहद तेजी से फैल रहा है। यूके में पिछले 3 दिन से कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को कोरोना के 93,000 से ज्यादा केस सामने आए, जो कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। इस दौरान एक ही दिन में 111 लोगों की मौत भी हुई। माना जा रहा है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुनिया के कई देशों में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क में कोरोना टेस्ट कराने वालों की लंबी लाइन देखी जा रही है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ओमाइक्रॉन के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में आग लगने पर 2 टीनेजर ने पोल के जरिए अपनी जान बचाई। ये आग 5वीं मंजिल पर लगी थी। तब 18 साल की लड़की और 13 साल का लड़का खिड़की से लटककर पोल तक पहुंचे और हादसे में बच सके। इस पूरी घटना को एक पड़ोसी ने अपने स्मार्टफोन में कैद कर लिया। भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया है। इस दौरान भूटान ने भारत की बिना शर्त दोस्ती और पीएम मोदी के शासनकाल में दिए गए समर्थन को भी याद किया। भारत ने कोरोना संकट के दौरान भूटान की भरपूर मदद की है। भूटान के इस सम्मान पर पीएम मोदी ने धन्यवाद कहते हुए आभार जताया। फिल्म 83 का प्रमोशन करने दुबई पहुंचे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बुर्ज खलीफा पर फिल्म की झलक देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। दुबई से पहले रणवीर और दीपिका जिद्दा में थे, जहां रेड सी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म 83 का वर्ल्ड प्रीमियर किया गया। यहां फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। दिल्ली में आज से स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक आज से 6वीं क्लास के ऊपर के छात्र स्कूल जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद ये फैसला लिया है। अगर हालात सामान्य रहे तो दिल्ली में 27 दिसंबर से 5वीं क्लास तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। दिल्ली में भले ही स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन अगले आदेश तक बंद रहेगा। हालांकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर छूट दी है, जिनमें रेलवे, एयरपोर्ट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे और हेल्थ केयर फैसिलिटीज शामिल हैं। व्यक्तिगत तौर पर इनकम टैक्स भरने वालों के लिए आरटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। जानकार कह रहे हैं कि क्योंकि अब 15 दिन से भी कम का समय बचा है और करीब 2.36 करोड़ आरटीआर फाइल होना बाकी हैं, ऐसे में इनकम टैक्स पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इनकम टैक्स भरने की तारीख 3 बार पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। कीमतें बढ़ जाने के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो और पीएनजी 1.5 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर महंगी हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें शुक्रवार रात से ही लागू हो गई हैं। लोकसभा में शोर शराबे के बीच सरोगेसी बिल संसद से पास हो गया। इस बिल में राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर बोर्ड बनाने की भी बात है। ये बिल अगस्त 2019 में लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। ये बिल कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और इसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज को मेरठ से जोड़ेगा ही नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर गुजरेगा। यानी कि काफी बड़ा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसके खुल जाने से काफी ज्यादा राहत लोगों को। गंगा एक्सप्रेसवे आप जरा देखिए, करीब 36,000 करोड़ रुपए निर्माण पर खर्च हुए होंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में 36,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे एक्सप्रेसवे के बारे में बता रहे हैं, कहां से होकर के ये गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे, ये भी देख लीजिए। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और फिर प्रतापगढ़। यानी कि काफी लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसके खुल जाने से, बन जाने से लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
और प्रधानमंत्री का शाहजहांपुर दौरा है, उसको लेकर के कार्यक्रम को लेकर के अपडेट दे दें। सुबह 11:25 पर दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स के विमान से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद बरेली के एयरबेस स्टेशन पहुंच जाएंगे 12:10 पर। दोपहर 12:15 पर मी-17 हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद 12:50 पर शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे कार से कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद 1 से 2 बजे तक गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2:05 की बात करें तो कार्यक्रम स्थल से निकल करके हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद 12:15 बजे बरेली के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी रैली कराने की तैयारी में। बीजेपी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी रैली राजधानी लखनऊ में कराने की योजना बना रही है, जिसमें बीजेपी की तैयारी सभी जन विश्वास यात्राओं के आखिर में पीएम मोदी की मेगा रैली कराने का है। प्रधानमंत्री मोदी की इस महा रैली में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटने का लक्ष्य है। रैली की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। पार्टी की तरफ से अभी तक कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कुछ तय हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मेगा रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली है, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। चढ़ूनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। माना यह भी जा रहा है कि इस दौरान वो राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, जिसमें बीजेपी और लोक कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर के डील भी पक्की हो गई। तो आज देखना होगा किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से क्या बड़ा ऐलान किया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या किसान नेता चढ़ूनी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी नई पार्टी का ऐलान आज कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी का ऐलान आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से किया जा सकता है। आपको याद होगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि किसान आंदोलन में काफी प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत के बाद अगर कोई रहा है तो वो यही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात भी की थी, जिसमें बीजेपी और लोक कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर के डील पक्की हो गई। और अब देखिए अपने राज्य की कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शाह पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और एनडीआरएफ के कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा शाह शिरडी में साईं मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद एक समारोह में विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कारों का भी वितरण करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा का आगाज करेंगे। आज से पूरे 5 जनवरी 2022 तक प्रदेश में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के जरिए पार्टी केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच लेकर जाएगी। यूपी चुनाव नजदीक आते ही राहुल और प्रियंका गांधी को एक बार फिर अमेठी की याद आई है। करीब 2.5 साल बाद दोनों भाई बहन आज एक दिन के अमेठी दौरे पर आ रहे हैं। दोनों नेता जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के हारी मऊ तक पदयात्रा करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी शामिल होंगे। प्रियंका राहुल इस पदयात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर हल्ला बोलेंगे। इसके बाद हारी मऊ में चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल और प्रियंका का अमेठी दौरा जिले के कांग्रेसियों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। एक जमाने में अमेठी कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले रामनगरी अयोध्या आस्था के साथ साथ राजनीति का भी प्रमुख केंद्र बनती जा रही है।
देश के करीब 100 मेयर आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन अर्चना करेंगे। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में अयोध्या का पौराणिक गौरव लौट रहा है। आस्था के साथ साथ विकास के पथ पर राम नगरी अग्रसर है। अब हर कोई अयोध्या आना चाहता है। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए अयोध्या की संस्कृति के मुताबिक सभी मेयरों का भव्य सम्मान होगा। सभी महापौर रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर सरयू आरती के बाद सभी की वापसी होगी। दिल्ली के स्कूल आज से फिर स्टूडेंट्स के लिए गुलजार होंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने 6वीं से ऊपर की क्लासेस फेज वाइज तरीके से खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही 27 दिसंबर से 5वीं क्लास के स्टूडेंट भी आ सकेंगे। पिछले 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली और उसके आसपास की हवा काफी खराब चल रही थी। वायु प्रदूषण के बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट की फटकार के बाद 2 दिसंबर को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली सरकार का कहना है कि पढ़ाई के लिए स्कूलों को खोलना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सरकार ये भी दावा कर रही है कि ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों पर भी सरकार की नजर है और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल में क्लासेस लगेंगी, क्योंकि महामारी के साथ बच्चों के भविष्य पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर के कारगर इलाज के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है। जिस वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है, उन चिकित्सकों की टीम में अजमेर की बेटी डॉक्टर छवि जैन की अहम भूमिका रही है। इस वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल होने के बाद अब महिलाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। इससे लाइलाज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की उम्मीद जगी है। छवि जैन की माता पिता दोनों डॉक्टर हैं और शुरू से ही छवि मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहती थी। छवि की शुरुआती पढ़ाई सोफिया एंड मयूर स्कूल में हुई है। इसके बाद पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने MSc की पढ़ाई की। उसके बाद स्विट्जरलैंड की स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। इस समय छवि जैन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की फीमेल रिसर्चर एम्बेसडर भी है। बेटी की इस उपलब्धि पर आज राजस्थान समेत पूरा देश गर्व कर रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं ओमाइक्रॉन की। दुनिया के कई देशों से होते हुए ओमाइक्रॉन के केस अब भारत में भी काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात अगर कुछ है तो वो ये कि ओमाइक्रॉन को लेकर के हर दिन नए और चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। आप भी इस रिपोर्ट को देखिए। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। दुनिया के कई देशों से होते हुए भारत में भी नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमाइक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से तैयारियां भी बढ़ा दी है, लेकिन नए केस की रफ्तार जितनी तेज है उससे परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में फिर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। तीसरे वेव को देखते हुए लगातार तैयारियां जोरों पे हैं। अगर हम राधा स्वामी सत्संग घर के सरदार पटेल कोविड सेंटर की बात करें तो यहाँ पे भी ITBP द्वारा जो तैयारी है उसको पुख्ता कर लिया गया है थर्ड वेव को देखते हुए, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी ओमाइक्रॉन वेरिएंट में जो ट्रांसमिसिबिलिटी है ये बेहद ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि सीवियरिटी को लेकर कहा जा रहा है कि सीवियरिटी डेल्टा वेरिएंट से अभी कम देखने को मिल रही है, लेकिन तैयारी पुरजोर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जितने बेड्स दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल 600 के करीब बेड्स हैं ITBP के इस कोविड केयर सेंटर में, जो कि पूरी तरह से बनके तैयार है। ओमाइक्रॉन को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि ये बंद कमरों में तेजी से फैलेगा, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी इसके फैलने का डर बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि जो कोविड का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये हमने देखा कि ओमिक्रॉन के जो नए केसेस हैं उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयरबोर्न ही, फोमाइट बोर्न ज़्यादा होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित होता है, इन्फेक्टेड होता है, वो जब खांसता है तो उससे फोमाइट्स जनरेट होते हैं और उससे वो इन्फेक्शन वातावरण में, हवा में फैल जाता है। वो एरिया जैसे बंद कमरे हैं, बंद कैबिन है, एयरक्राफ्ट है, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है, क्योंकि यदि एक भी संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो बहुत सारे लोगों को एयर की वजह से इन्फेक्ट कर सकता है।
ओमाइक्रॉन को लेकर दुनिया के कई देशों में रिसर्च जारी है। इसके साथ ही इस बात पर काफी जोर दिया जा रहा है कि बूस्टर डोज से ही ओमाइक्रॉन को हराया जा सकता है। I think it's a very important aspect. And nobody should be discussing a booster at this time by saying as a debate. Booster is not an issue on taking sides. No, we should not. Yes, we should. Booster is be recognized for every vaccination throughout our lives. And the booster is going to be needed at some stage. The real question is, when is the right stage? When is the right time? For who should a booster be given? And therefore keeping it within the realms of evidence and vaccine equity. That's the whole issue around it. But I would say that this is a time when variants are around the corner and these vicious variants which are bypassing immunity, there's clear evidence from the West which tells us that if booster is given, we are better protected against this variant. ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में डॉक्टर और वैज्ञानिक हर दिन ओमाइक्रॉन को लेकर नई नई बातें बता रहे हैं। ऐसे में ओमाइक्रॉन के खतरे को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।